मौसम से मानसून बना हुआ है। जो रिवर्स हो जाए तो क्या यहाँ का जो मौसम है वो बदल जाता है? क्या जो यहाँ जाने वाली हवाएं हैं क्या वो हिमालय से टकरा के वापस आ जाती हैं? बोलो कैसे? ये तो अब हम लोग को यही करना है, ठीक है? फर्स्ट ऑर्डर इसके बाद ये करा, ये ज्योग्राफी का है, ठीक है? इसके बाद यही करा। देखो जो पलट जाए उसको मौसम कहते हैं। तो क्या हमारे यहाँ का मौसम हिमालय से टकरा कर यहाँ वहां जाके हिंदू कुश से टकरा के वापस आ जाता है? बिकॉज द रिवर्सल ऑफ विंड टेक्स प्लेस विद इन 3 months। हेंस जो वॉट एवर इज द इंडियन क्लाइमेट इज ए रिवर्सल ड्यू टू रिवर्सल ऑफ विंड, सो इट इज कॉल्ड मौसम। और मौसम के नाम पे इसका क्या नाम पड़ गया? मानसून। समझ में आया कि नहीं? देखो वॉट एवर गेट रिवर्स, बात नहीं करो, इज कॉल्ड मौसम। मौसम अरेबिक वर्ड है। मौसम का मतलब होता है जो बदल जाए, चेंजिंग। और ये वर्ड किस में से है? अरेबिक। सो इंडियन क्लाइमेट इज डिटरमाइंड बाय रिवर्सल ऑफ विंड। जो आने वाली है साउथ वेस्ट जो है वो नॉर्थ, ये जो साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट बन जाती है, तो रिवर्सल ऑफ विंड होता है। इंडियन क्लाइमेट इज डिटरमाइंड बाय रिवर्सल ऑफ विंड। ये भी एक क्वेश्चन है कि क्यों इसे हम मानसून कहते हैं। सो इट इज कॉल्ड मौसम और मानसून। इसे मौसम भी कहा गया है या मानसून। इस पर गाना भी बना है, पतझड़ सावन बसंत बहार एक बरस के मौसम चार, ठीक है? जितेंद्र के द्वारा गाया गया। अब ना अगली चीज देखो, द 6 मेजर कंट्रोल ऑफ द क्लाइमेट एट एनी प्लेस। जो 6 मेजर कंट्रोल है वो कौन कौन से हैं? 6 मेजर कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट एट एनी प्लेस। अगर मैं तुमसे पूछूं कि किसी प्लेस का क्या क्लाइमेट है, तुम कभी भी ना गए हो, तो तुम सबसे पहले जान लेना वो लेटीट्यूड उसका क्या है। अगर तुमको किसी ने ये बता दिया कि वो किस लेटीट्यूड में स्थित है, लेटीट्यूड का मतलब है अक्षांश वृत्त, तो ये 0 लेटीट्यूड है। और जैसे जैसे अगर हम यहाँ ऊपर जाएंगे, डिफरेंट अलग अलग इसके सर्कुलर पीसेस काट लिए जाएं, तो ऊपर भी लेटीट्यूड, नीचे भी लेटीट्यूड। और अगर मैं आपको बता दूं कि ये 47 डिग्री साउथ में, ये वाला मैं कह दूं, मान लो ये इक्वेटर है, 47 डिग्री साउथ में है, तो तुम्हें क्या लगता है इसे कि बताइए वो ठंडा मौसम होगा कि गर्म मौसम? 47 डिग्री साउथ बोलो। या फिर मैं तुम्हें पूछूं कि 47 डिग्री नॉर्थ, तो तुम इसमें बताओ प्रभात, यहाँ ठंडा मौसम होगा कि यहाँ इक्वल होगा? तो यहाँ ठंडा होगा कि गर्म? ये किस बेल्ट में पड़ेगा? गर्म होगा। ये बात सही है। आप भी बताओ मुश्किल। करेक्ट। आप भी? सर ठंडा होगा। ठंडा। बहुत अच्छा, ये सबसे अच्छा बता दिया। देखो अब ये जो चीज इन्होंने बनाई है अविष्ट, ये बहुत टेक्निकल बात कर रहे हैं, हम इनकी बात को समझें। इन्होंने ये समझ लिया है कि 22.5 डिग्री नॉर्थ तक ट्रॉपिकल बेल्ट है, और फिर उसके बाद 67.5 डिग्री नॉर्थ तक सब ट्रॉपिकल बेल्ट है। यहां तक ये क्या कह रहे हैं? सब ट्रॉपिकल बेल्ट है, यानी शीतोष्ण। समझ में आया कि नहीं? और उससे ऊपर जब चले गए तो ये 90 डिग्री नॉर्थ, वो कैसी बेल्ट है? पोलर बेल्ट। ये कैसा रीजन है? पोलर रीजन। तो ये हुई ट्रॉपिकल। ये रीजन क्या कहलाएगा? दैट इज ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल बेल्ट है। और इसके ऊपर क्या बताया अविश ने? दैट इज
सब ट्रॉपिकल, और उसके ऊपर क्या बताया, पोलर। तो अगर तुमको किसी चीज का लेटीट्यूड, तो ये लेटीट्यूड कहाँ फॉल हो रहा है, 22.5 से बियॉन्ड है और 67.5 के अंदर अंदर। तो इन्होंने भी बता दिया चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो इक्वल होगा, सबसे पहले तो इन्होंने ही बताया। तो और लेकिन ये फॉल कहाँ हो रहा है, ट्रॉपिकल के बाहर। इंडिया यहाँ पड़ रहा है, इंडिया ये जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यहाँ से जा रहा है। तो ये इंडिया का मैप है, ये बीच से जाता है कि नहीं, 6 राज्यों से होकर, ये बात तुम्हें मालूम है कि नहीं, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बोलो बात समझ आ गई। तो कहीं का लेटीट्यूड कैसा है, इससे ये डिसाइड होता है कि वहाँ सर्दी पड़ेगी या गर्मी। द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस इज डिटरमाइंड बाय इट्स लेटीट्यूड। अगर कोई 15 डिग्री नॉर्थ पर है तो वहाँ कैसा पड़ेगा, गर्मी पड़ेगी। और मान लीजिए कहीं पर 60 डिग्री नॉर्थ है तो सर्दी पड़ेगी, क्योंकि वो धीरे धीरे आप सब ट्रॉपिकल पे आ गए। वो यूरोपियन कंट्री हो गई, कौन सी हो गई, यूरोपियन, वहां ठंडी पड़ती है। और बहुत ऊपर चलेगा 67 से ऊपर, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, उन जगहों पे चलेगा तो वहाँ 6 महीने रात हो गई तो 6 महीने रात में रहो। नॉर्वे में तो 6 महीने रात 6 महीने दिन है, और ऊपर चलेगा। समझ में आ गई बात कि नहीं। चलो, तो पहली चीज, किसी जगह की क्लाइमेट को किससे डिटरमाइन किया जा सकता है, लैटिट्यूड पता है, किसी ने बता दिया, उसके हिसाब से आप अपनी पैकिंग करिए। और ये भी देख लीजिए कि कोई भी चीज वहां की एल्टीट्यूड, ये जो सी लेवल है उसको 0 माना जाता है, 0 किलोमीटर। उसको क्या माना जाता है, सब जगह का सी लेवल एक ही है। और ये सी लेवल के इधर बताओ, जोधपुर का क्या सी लेवल है, कभी गए हो जोधपुर स्टेशन, तो वहाँ जो मेन जोधपुर का बोर्ड है उसमें कितना लिखा है, वहाँ पर जब तुमने बोर्ड देखा होगा, हर प्लेटफॉर्म में ये बोर्ड लगा होता है और उसमें लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई 2200 किलोमीटर फ्रॉम सी। ठीक है, जितना ऊपर चलते चले जाओगे 2200 मीटर, कितना, 2 किलोमीटर। अब माउंट एवरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 8 किलोमीटर, तो बहुत ऊपर है, लेकिन ये भी 2 किलोमीटर है, 2.2 किलोमीटर हो गया। जितना ज्यादा एल्टीट्यूड होगा, अगर तुम माउंट आबू जाना चाहते हो तो 4 किलोमीटर है, सी लेवल से क्या हो जाएगा। सो हायर द एल्टीट्यूड कूलर द क्लाइमेट, लोअर द एल्टीट्यूड। जब तुम भागलपुर जाओगे तो भागलपुर में यहाँ लिखा रहेगा भागलपुर, और 800 मीटर। अब 800 मीटर कोई जगह होगी तो वहां तो बाढ़ आएगी आएगी, और एक दो जो पानी जाएगा वो सब कहाँ जाएगा, जो लोअर लाइंग एरिया वहां चला जाएगा, इसलिए हर साल वहां बाढ़ आती है। समझ में आ गई। यूपी के ज्यादातर एरिया 2000 मीटर या ऊपर, तो यूपी में कभी बाढ़ आती है, नहीं आती, लेकिन उसके आगे जाने पे बाढ़ आ जाती है। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं। चलो, तो पहला है लैटिट्यूड, दूसरा क्या है, एल्टीट्यूड। मोर हायर द एल्टीट्यूड कूलर इज द क्लाइमेट। कहीं भी तुमको कोई कह दे कि मैं तो गया हूँ पहाड़ियों पे गया हूँ गर्मियों में, तो कहीं पर कोई हिल्स पे चला जाए तो ठंडक तो होगी। लोग जाते हैं कि नहीं गर्मी की छुट्टी मनाने हिल्स पे, तो हिल स्टेशन कहाँ जाते हैं, हिल स्टेशन का मतलब ही ठंडी है, क्योंकि वो एल्टीट्यूड है। ठीक है, तीसरी चीज क्या होगी बताओ क्लाइमेट के लिए, प्रेशर। अगर कोई लो प्रेशर जोन है तो क्या होगा, लो प्रेशर जोन, जैसे हम लोगों ने देखा कि मालवा प्लेटू, इसके आसपास उड़ीसा पड़ेगा, उत्कल क्षेत्र। उड़ीसा क्या है, उत्कल क्षेत्र है, वहाँ लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। फिर वहाँ पर क्या होता है, कोई ना कोई, अभी भी एक कोई ना कोई वहाँ पर सुनामी या कुछ ना कुछ साइक्लोन आता ही रहता है। ठीक है, तो प्रेशर हाई प्रेशर भी हो सकता है, लो प्रेशर। जो ठंडे एरिया है, क्या आसना वहाँ साइक्लोन आ सकता है, वो कैसा जोन होगा, लो प्रेशर या हाई प्रेशर, बोलो स्वागतिका। जो ठंडी जगह है वहां की हवा ठंडी होगी, और ठंडी हवा भारी होती कि हल्की, भारी। तो भारी होगी तो क्या ऊपर उठेगी। जहां गर्मी पड़ी, मई जून की गर्मी आई नहीं, यूपी में धूल भरी आंधियां, लू चलना शुरू। क्यों, क्योंकि जमीन गर्म होती है, हवा एक्सपेंड होती है, और हवा एक्सपेंड होकर ऊपर बढ़ गई, ऊपर उठी, गर्म हवा कहाँ जाएगी, हल्की हो गई, तो ऊपर जाने पर लो प्रेशर जो है उसको भरने के लिए आसपास से हवाएं आएंगी, उसी को अंधड़ कहते हैं, ये धूल भरी आंधी। बोलो बात समझ आई। तो जो एरिया कूलर है वहां आंधी आएगी, कि जो हॉटर है वहां आंधी आएगी,
हॉटर एरिया में आंधी आएगी क्योंकि वहां पर हमेशा लो प्रेशर जोन होगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? हॉट एरिया की एयर एक्सपेंड करके ऊपर उठेगी, वो जगह खाली होगी, जब भरने के लिए हवा आएगी एक इधर से आएगी एक उधर से, जब इधर उधर से आएगी तो घूम जाएगी और उसी को बवंडर कहते हैं। चीज़ों को उड़ा ले जाती है कि नहीं, डिफरेंट डायरेक्शन से, यही चीज़ होती है। तो पहले तीसरी चीज है प्रेशर, चौथी चीज क्या है? विंड सिस्टम। विंड सिस्टम, वहां का विंड सिस्टम क्या है, कहां से कैसी हवा चल रही है। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ विंड सिस्टम। तो अगर आपको मालूम है देयर आर ट्रेड विंड्स, कौन सी विंड्स होती हैं जरा ध्यान दीजिए। ये देखिए तो होता क्या है कि यहाँ पर तुम लोगों ने देख लिया कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से जा रहा है, इंडिया के बीच से, गुजरात से गुजरता हो। कहाँ से गुजरेगा? गुजरात से थोड़ा सा और ऊपर से ले लें तो वहाँ से राजस्थान से गुजरेगा, करीब यहाँ से गुजरेगा। अच्छा, इसके बाद ये इक्वेटर यहाँ से गुजरेगा और फिर उसके नीचे क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये इस तरीके से। तो यहाँ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस चलते हैं। क्या चलते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यहाँ से चलते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है कि मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर जमीन के बीच से है कि नहीं? तो जो जमीन के बीच का सागर होगा उसको क्या कहेंगे? मेडिटेरियन। बिटवीन यहाँ पर बहुत ज्यादा बादल बनते हैं, प्रेशर क्रिएट होता है, ये चलते हैं। और यही अब अगर अक्टूबर और नवंबर के महीने में पिछले महीने 2 बारिश हुई थी, तो अक्टूबर के बाद की जो बारिश है जो राजस्थान और जोधपुर में होती है वो किसकी वजह से होती है? पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वो अभी तुम्हारी बुक में इसी चैप्टर में बता रहा हूँ। तो इसको मैं जो कह रहा हूँ कि यहाँ से हवा चलती है, अब वो और यहाँ पर कौन सी पहाड़ी है बताओ? अभी बताया था पिछले क्लास में, अरावली से टकरा के वो यहीं पे बारिश कर देगी, वो आगे नहीं जाएगी, वो वहाँ पाली नहीं जाएगी, इधर ही। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से जोधपुर, जयपुर, इन सब जगह बारिश होती है। बोलो समझ में आई? इस विंड को क्या कहते हैं? ट्रेड विंड। इसको व्यापारिक पावनी कहते हैं, जो चलती रहती है, साल भर चलती रहती हैं और कभी कभी वो यहाँ से वाटर लेडन क्लाउड्स को भी ले आती हैं। तो जब यहाँ वाटर लेडन क्लाउड्स आते हैं, चल के गर्मियों में उसमें पानी भर जाता है, यहाँ आते बारिश कर देते हैं, सर्दियों में करते हैं। अक्टूबर नवंबर की बारिश, क्वेश्चन भी है बुक का है कि अक्टूबर नवंबर की बारिश गुजरात और राजस्थान में किसकी वजह से होती है? तो तुम क्या बोलोगे? पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से, जो मेडिटेरियन सी से होती है यहाँ चलती। बोलो बात समझ में आ गई? हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी हवाएं चलती हैं। कौन कौन सी हवाएं चलती हैं? एक तो ये हो गई, इसको मैंने क्या कहा बताओ संजना? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, इसको क्या कहेंगे? पश्चिमी विक्षोभ की वजह से यहाँ चलती है। और ये सी का क्या नाम है बोलो? मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी से चलती है और यहाँ बारिश करती है। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? इसके अलावा अर्थ के मोशन की वजह से भी कहीं कहीं कुछ और भी एयर चलती है। तो वो तुम्हें पहले भी बताया था, यहाँ से जो चलती है उसको क्या कहते हैं कि दैट इज ऐसे मेट, जो हमारा इक्वेटर है उसकी दोनों तरफ चलती है ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, उसको भी ट्रेड विंड कहेंगे। क्या कहेंगे? बोलो बात समझ में आ गई? इक्वेटर में हवा गर्म हो जाती है और गर्म होने के बाद एक्सपेंड करके वो किसकी तरफ चलेगी? पोल की तरफ चलेगी। एक ट्रेड विंड ये। तो विंड सिस्टम को भी हम अब अकाउंटिंग में लेंगे। क्या जो हमारे यहाँ मेडागास्कर से मॉनसून चल कर आ रही है, मेडागास्कर है, क्या उसको ट्रेड विंड अविश कहेंगे कि नहीं? क्योंकि वो साल भर नहीं चलती, जो कभी कभी आए वो ट्रेड विंड नहीं है। तो ये जो क्लाउड्स आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया था जो तिब्बतन प्लेट्यू की वजह से, और उसको भरने के लिए आया। तो ये कैसा हुआ बताओ? ये दैट इज दीज आर सीजनल विंड्स। ये इनको क्या कहेंगे? तो विंड सिस्टम 2 तरीके का हुआ। कौन कौन सा हुआ बताओ? या तो ट्रेड विंड है जो साल भर चलती हो,
और या फिर क्या होगी सीजनल विंड, इसको तुम सीजनल विंड कह। और ये वाली जो है, जो ये आई, ये कैसी है ट्रेड विंड, तो इसको लिख लो सीजनल विंड। तो अभी तक हमने जो 4 फैक्टर बताए उनके नाम बताओ। 4 फैक्टर: लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर, विंड सिस्टम। अभी और पूछेंगे, कितना 4 तक बता दिया। चलो नेक्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम सी। डिस्टेंस फ्रॉम सी, अच्छा, इफ मोर डिस्टेंस फ्रॉम सी, तो क्या वो वहां का क्लाइमेट मॉडरेट होगा कि एक्सट्रीम? अगर सी से बहुत दूर है तो जो वहां का क्लाइमेट कैसा होगा, मॉडरेट होगा कि एक्सट्रीम? और जो सी के पास है जैसे बॉम्बे, ये सब मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब है क्योंकि वाटर ना ज्यादा गर्म होता है ना ठंडा होता है, सो इफ इट इज ए कोस्टल रीजन देन दैट क्लाइमेट इज मॉडरेट। बॉम्बे के लोग कभी स्वेटर भी नहीं पहनते, कुछ नहीं, उनका एक जैसा ही है, पानी का जैसा है 20 डिग्री वैसा भी है, ठीक है। और इफ इट इज अवे फ्रॉम सी देन इट इज एक्सट्रीम क्लाइमेट, जैसे यूपी का देख लो, दिल्ली का देख लो, एक्सट्रीम है कि नहीं। चलो, और 5वीं चीज क्या है, दैट इज ओशनिक करंट एंड रिलीफ पैटर्न। ओशनिक करंट, देखो तुमको ये बात मालूम है कि ओशनिक करंट में गल्फ स्ट्रीम का क्या योगदान है? यूरोप के लोग अभी तक मर क्यों नहीं गए, बताओ क्या रीजन है कि यूरोप के लोग अभी तक जिंदा है? करंट, रोहित ने बताया कि गल्फ स्ट्रीम, गर्म जलधारा, रोहित को पता था, तो इसने हर चीज क्लियर कर दी कि अब ये जो रोहित ने कहा ये हम लोग सीखें। करेक्ट, ये आज हर चीज बता, इसका बड़ा भाई होगा, कोई ज्योग्राफी होगा। अब देखो, चलिए नाउ देखिए गल्फ स्ट्रीम इन मैप देखो। अब ओशनिक करंट का क्या मतलब है, देखो ओशन में क्या होता है, ओशन के डीप में कहीं पर यहाँ वॉल्केनो फटते रहते हैं, और कुछ ऐसे एरिया हैं, आपको मालूम है ये जरूरी नहीं है कि जो वॉल्केनो हो वो अर्थ के क्रस्ट पर ही फटे, सी के अंदर भी फटते रहते हैं। और कुछ ऐसे जोन है जो बहुत हॉट जोन है, तो अगर वहाँ पानी गर्म होगा तो क्या होगा बताइए, वॉल्केनो इरप्ट हो गए तो हॉट वाटर होगा, और हॉट वाटर की वजह से वो जब गर्म होगा तो एक पर्टिकुलर ओशंस में भी करंट सेटअप है, वो हमेशा वैसे ही चलती रहती है, उन सबको क्या कहते हैं, ओशनिक करंट। तो ऐसे एक गर्म जलधारा भी है और एक इक्वाडोर की है जो क्यूबा के बगल से गुजरती है, उसको क्या कहते हैं, ठंडी जलधारा। तो कहीं कहीं लोगों को ठंडी जलधारा की वजह से राहत है। अब यहाँ देखो इसमें दैट इज, ये क्या है बताइए, अमेरिका, तो अमेरिका में ये दैट इज पनामा, पनामा स्टेट है, यहाँ से जुड़ा। यहाँ पर कौन सी जलधारा है बताओ, विच टाइप ऑफ ओशनिक करंट इज, इक्वाडोर, कौन सी जलधारा है, दैट इज कोल्ड स्ट्रीम करंट। तो कई बार क्या होता है, ये देखो इक्वेटर पर ही क्यूबा है, कौन सा देश है, वैसे तो क्यूबा धान का कटोरा कहा जाता है, इतना धान उगता है वहां पर कि उसमें विश्व में धान का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है, दैट इज चावल, ठीक है। लेकिन यही इक्वेटर के पास इन्हें गर्मी लगेगी, और गर्मी से इनकी राहत कौन करेगी, इक्वाडोर, या इसका नाम क्या बताओ, ठंडी जलधारा। जब मैं ये कह रहा हूँ ओशनिक करंट, देयर इज ए परमानेंट करंट फ्लोइंग विद इन द सी। सी में कई बार ऐसा भी होता है, ये देखो इसका क्या नाम लिखा जाए, इक्वाडोर। और ये वाली जो यहाँ पे चलती है यूरोप में, उसमें कौन सी चलती है, इसको कहेंगे गल्फ। कहां से चलेगी, देख लो, गल्फ कंट्रीज से चली, कहां से चली, गल्फ कंट्रीज के नीचे नीचे से, तुमको पता नहीं चलेगा, यहाँ गल्फ कंट्रीज के नीचे नीचे से चली, यानी सी से होकर चली, और कहां पहुंच गई, इतनी ज्यादा गर्म है कि लोग पतीले में चावल रख के सी पे रख दे तो खिचड़ी बना, दैट इज सो मच, समझ में आ गई। तो उसको कहेंगे गल्फ स्ट्रीम, उसमें से स्ट्रीम निकलती रहती है, ओके। तो अब जरा देखें गर्म जलधारा, सो वी विल सी, इसको मैं मैप में दिखाऊंगा आपको कि देयर आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ, चलो
इसको इंग्लिश में देखिए ओशनिक करंट को आप देखो, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ करंट्स। यहां पर आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना ओशन में करंट फ्लो कर रही है, एक अटलांटिक ओशन में करंट बन गई, तो उसकी वजह से क्या होगा कि पोल से इधर जाएगी और फिर यहाँ से धीरे धीरे पोल से ठंडक लेके जाएगी, यहाँ गर्म है तो गर्मी इधर लेके आएगी। बोलो बात समझ आएगी नहीं? करंट सेटअप हो जाती है। वाटर रोटेट कर रहा है और वाटर के रोटेट होने की वजह से क्या होगा, ये देखो, ये एक देखो पैसिफिक ओशन में, तो यहाँ पर क्या हो गया, इक्वेटर में पैसिफिक ओशन में, जहां मैंने क्यूबा के पास बताई, एक गल्फ स्ट्रीम ऊपर है। सो दीज आर द ओशनिक करंट। जरूरत पड़ने पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अगर किसी क्वेश्चन में आएगा। तुम ओशनिक करंट देख रहे हो ना, जो लोकल ओशन है उसमें अलग अलग जगह पर वाटर भी अलग अलग गर्म हो जाता है। ये जो इक्वेटर के पास है, ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर के पास ज्यादा पानी गर्म है और ऊपर ठंडा है, तो इसलिए इसमें लोकल करंट सेटअप हो जाती है। उसको क्या कहते हैं, जलधाराएं, और ये हमेशा चलती रहती है और इसको क्या कहेंगे, ओशनिक करंट। ओशनिक करंट भी कहीं की जलवायु को प्रभावित करता है। इट ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेटिक कंडीशन। अब ये देखो, ऐसा इस तरीके से भी देखा जा सकता है। इसमें कितना अच्छा बताया गया है, दैट इज जगह जगह पर आप देख रहे हैं कि जैसे क्या क्या दिखाया गया है, फॉकलैंड की धारा, ब्राजील की धारा, अलग अलग धारा है, हम्बोल्ट की धारा या पेरू की धारा, अलग अलग नाम है। गल्फ स्ट्रीम तुम देख रहे हो, गल्फ स्ट्रीम कहाँ नाम दिया है, तो गल्फ स्ट्रीम है गल्फ, अब इसका नाम है, ये यहाँ चलती है, यूरोप तक जाती है तो काफी गर्म हो जाती है, लेब्राडोर की जलधारा। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रीम्स। कितनी बात हो गई। अब पांचवी चीज तो तुम्हें पता चल गई, डिस्टेंस फ्रॉम सी। और कौन सी चीज हो सकती है, ओशनिक करंट। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट इज रिलीफ पैटर्न्स, फीचर्स। रिलीफ फीचर्स का क्या मतलब होता है कि कहीं पर डेजर्ट है, अगर तुम्हें ये पता चल रहा है कि डेजर्ट है कि क्या है, या कहीं पर पहाड़ है, नदियां हैं, तो उस रिलीफ पैटर्न का भी प्रभाव पड़ता होगा। आसपास वो पहाड़ों से घिरा क्षेत्र है, व्हाट काइंड ऑफ रिलीफ पैटर्न इट इज, व्हाट क्या है, इज इट प्लेट्यू, इट इज माउंटेन, इट इज डेजर्ट, इट इज प्लेनर रीजन, इट इज आईलैंड, कई तरीके के रिलीफ पैटर्न, लेकिन वो क्या है तो उस पर भी क्लाइमेट का होगा। ठीक, सारी चीजें बताओ क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। रिलीफ फीचर्स, तो इतनी बात हो गई। अब हम आगे की बात करते हैं। चलिए, नाउ सो दीज आर द डिफरेंट climatic control. These are the 6 factors which control the climate. तो आशीष, क्या आप मुझे बताएंगे what are different factors which controls the climate? Latitude, altitude, pressure, oscillating current, distance from sea or wind system. एक छूट गया। Latitude, altitude, pressure, distance from sea, wind system, oscillating current. एक छूट गया। उमेश बताओ। आगे की बात देखो, इंडियन क्लाइमेट है। इंडियन क्लाइमेट कैसा है रोहित? इस ट्रॉपिकल, कैसा है, एज वेल एज सब ट्रॉपिकल। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया जो है वो इसकी लोकेशन कैसी है, नॉर्थ में है, और 8 डिग्री यानी 8.4 नॉर्थ से चलती है, और ये कहाँ तक चली जाएगी, 30 और उसमें जोड़ लो तो कुछ जहां तक ये जाती है, ऊपर चैप्टर में लिखा होगा व्हाट इज द रेंज ऑफ लैटिट्यूड ऑफ इंडिया। सो कुछ 37 तक जाती है। तो इसका मतलब है जो इंडिया है, इंडिया में ये देखिए,
यहां से गुजरेगी, तो यहां से नीचे क्या होगा बताओ, और ये सबसे नीचे क्या है, दैट इज इक्वेटर, हम इक्वेटर से ऊपर है, और ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। तो इसके बीच में कैसा क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये नंबर 22.5 डिग्री नॉर्थ है, जबकि ये कौन सा है बताओ, जो हमारा इंदिरा पॉइंट है, जो एक्सट्रीम इसका है, वो 8.4 डिग्री नॉर्थ। तो हम 8.4 डिग्री नॉर्थ से शुरू हो जाते हैं, और अभी रोहित ने बताया कितना, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6। तो इस तरीके से यहाँ ट्रॉपिकल है, और ऊपर कैसा है, सब ट्रॉपिकल। समझ में आ गई बात कि नहीं, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे तो ट्रॉपिकल होगा, और ऊपर कैसा होगा, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो दिल्ली हो गया, नॉर्थ इंडिया हो गया, JNK हो गया, चंडीगढ़ हो गया, हरियाणा, पंजाब हो गया, ये इधर ये सब ठंडे प्रदेश। जबकि इसके नीचे से ले जाओ तो ये सारे कैसे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कुछ हिस्सा राजस्थान का भी आ जाएगा, और उसके नीचे क्योंकि राजस्थान के बीच से गुजर रहा है, तो यहाँ भरतपुर और ये सब वाले एरिया ठंडे प्रदेश हैं, वो मतलब गर्म प्रदेश। समझ आ गई बात कि नहीं। तो इंडिया का ऐसा क्लाइमेट है। आगे देखिए, नाउ इट इज, हम हिमालय किस तरीके से हमारी रक्षा कर रहा है, कैन इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन क्लाइमेटिक कंडीशन टर्म्स अदर देन एनिमी, एनिमी से तो हमको बचाता है, क्लाइमेट में हमें कैसे बचाता है, बिल्कुल सही, चाइना से एक्सट्रीम कोल्ड विंड आती हैं, हिमालय उसको रोक लेता है, इंडिया में नहीं आने देता, और यहाँ से जो मानसून जाते हैं उनको यहीं बरसा देता, वहाँ नहीं जाने देता, नहीं तो इंडिया से चले जाते हैं और नॉर्थ में बारिश ही ना करते हैं। सो इसलिए जो हिमालयन रेंज है वो क्या कर रही है, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड विंड कमिंग फ्रॉम चाइना। ठीक है, अब देखो चाइना का एक ऐसा रीजन है, वो कोल्ड की वजह से वहाँ कोल्ड डेजर्ट है। अगर तुम मंगोलिया का नाम सुने होगे तो चाइना में सबसे बड़ा रीजन मंगोलिया है, और 90% वो डेजर्ट है, 10% पे ही लोग रहते हैं। 90% वहीं का चंगेज खां था, और 90% मंगोलिया खाती है, क्योंकि कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ हॉट डेजर्ट है, तो यहाँ का डेजर्ट कौन है, थार डेजर्ट। और अगर आप अफ्रीका के डेजर्ट में चले जाओ तो कौन सा है, सहारा डेजर्ट। ऑस्ट्रेलिया भी 90% डेजर्ट है, ऑस्ट्रेलिया में 10 मुख्य डेजर्ट। अब देखिए, तो ये हमको बचाता है कमिंग फ्रॉम चाइना, और ये क्या करता है, ऑल्सो इट डाइवर्ट्स द वाटर लेडन क्लाउड्स टू इंडिया विच री शावर इन इंडिया। एक होता है एडवांसिंग मानसून और दूसरा होता है ट्रेलिंग मानसून या रिट्रीटिंग मानसून। तो ऑल्सो इट क्या करता है, रिटर्न्स बैक वाटर लेडन क्लाउड को डाइवर्ट कर देता है अगेन टू इंडिया, बैक टू इंडिया। क्यों, विच री शावर, फिर से शावर करेंगे। कहाँ शावर करेंगे बताओ, टू तमिलनाडु। ये देख लो, ये रहे मानसून, ये रहा हमारा हिमालयन रीजन, और ये कौन सी पहाड़ियां हैं, वेस्टर्न घाट्स, दैट इज वेस्टर्न घाट में नीलगिरी की पहाड़ियां। यहाँ से जब जाएगा और मानसून यहाँ पर टकराएगा, तो टकराने के बाद क्या होगा, यहाँ से जब लौटेगा तो लौटते समय यहाँ से तो कुछ नहीं ले पाएगा, लेकिन जब ये लौटते समय इधर से आएगा और यहाँ आएगा तो कहाँ पर बारिश करेगा, दैट इज ये करेगा तमिलनाडु। रिट्रीटिंग मानसून सिर्फ कहाँ बारिश कर पाते हैं, तमिलनाडु में। दिसंबर में देख लेना, अभी बहुत पेड़ उखड़ेंगे, बहुत लोग मरेंगे, हर साल यही होगा। तो इस तरीके से विच री शावर इन इंडिया इन तमिलनाडु, इसीलिए रिट्रीटिंग मानसून पे हम पढ़ेंगे।
चलिए, ये तो हिमालय का रोल हो गया। अब देखो, इंडियन क्लाइमेट इज, जो इंडियन क्लाइमेट है is affected by monsoon winds। कौन सी winds? Monsoon winds। और कौन सी? Coming from Madagascar। और कहां से होती है? And also western disturbances which get arised in, जो कहाँ होते हैं बताओ? मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर में जो पश्चिमी विक्षोभ है उनके द्वारा भी भारत की जलवायु प्रभावित होती है। न सिर्फ मेडागास्कर से उठने वाली जो पवनें हैं उनसे ही नहीं प्रभावित होती, इट इज नॉट ओनली अफेक्टेड बाय द मॉनसून विंड्स कमिंग फ्रॉम मेडागास्कर। मेडागास्कर तो जानते हो ना, अभी दिखाया था। इट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, अराइजिंग इन, कहां पर अराइज होती है? बोलिए। इन मेडिटेरेनियन सी। भूमध्य सागर। अब आगे देखो, नाउ okay, the climate of India is influenced by monsoon winds, जो कि 100 से 120 days रहता है from early June। So in India, period of monsoon क्या है? Period of monsoon is from 100 to 120 days। हवा की जैसे गति होगी वैसे चलेगा। अगर धीमी हवाएं चली है तो मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। बहुत तेज हवा चल रही है तो जल्दी से आगे जल्दी निकल जाएगा। सो 100 to 120 डेज रहेगा। ये मिड जून से शुरू हो जाता है और ये सितंबर तक चलेगा। ठीक है, अर्ली जून टू मिड सितंबर। फ्रॉम अर्ली जून, 1 जून को आ जाना चाहिए। तो जब मैं अर्ली जून कह रहा हूं तो 1 जून समझो। अगर थोड़ा भी लेट हुआ तो कहते हैं इतने दिन लेट हो गया। 2 मिड सितंबर। सब जगह के लोगों को मालूम है कि उनका वहां मानसून कब आएगा। जोधपुर में 15 तारीख को पहुंचता है, धीरे धीरे यह आता है। जैसे यहाँ से आया 1 जून, फिर यहाँ 5 जून तुम्हारी बुक में मैप बना है, फिर उसके 10-10 दिन का दिखाया गया है, 10 जून का भी बना है। कहाँ तक पहुंच जाएगा? वहां के लोग अपनी जमीन में बिल्कुल तैयार करके खेत बीज डाल के रखते हैं कि अब 1-2 दिन में आ जाएगा। हर साल ही कर, किसानों को सब पता है कि कब आने वाला। और कभी कभी क्या होता है, मानसून के पहले प्री शावर भी होते हैं। मानसून एक बहुत बड़ा पैच आ ही रहा है, लेकिन पहले छोटे छोटे क्लाउड्स भी आ जाते हैं ना, तो प्री शावर में अपने खेत में क्या कहते हैं, सीड्स को सोइंग कर लेते हैं और काम कर लेते हैं। समझ में आ गई बात की नहीं? मानसून सीजन में हम गेहूं की फसल उगाते हैं दीपिका, की चावल की। ज़्यादा बारिश किसके लिए चाहिए? उस समय कौन सी फसलें होती हैं? एक होता है रवि, एक होता है खरीफ, एक होता है जायद। तो ये खरीफ की सीजन का, रेनी सीजन। हमारे यहाँ 2 ही फसलें होती हैं। एक विंटर सीजन होती है जो कि सितंबर के बाद उगाई जाएगी। अक्टूबर का साइकिल जानती हो ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च और फरवरी। वो 5 महीने में गेहूं उगेगा और इन महीनों में क्या उगेगा? चावल। तो ये कौन सी फसलें हैं? इनको खूब पानी चाहिए, और गेहूं को सिर्फ एक पानी, एक से ज़्यादा हुआ तो बर्बाद गेहूँ। सही? तो इसलिए हमारे यहाँ 2 मुख्य सीजन है। कौन कौन से सीजन है? विंटर सीजन और रेनी सीजन। इन्हीं की 2 क्रॉप है। बीच में 3 महीने जो बचा तो जायद उगा लिया, यानी सब्जियां। ओके, मुख्य। तो अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि नाउ अब इस पे कुछ बातें लिखिए मानसून के बारे में। दैट इज नोट ओवर मानसून। मानसून कब आता है और कब जाता है। सो दैट मानसून अराइव्स एट सदर्न टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला। अगर हम देखें कि मानसून का मैप अपनी इसमें बुक में निकालो तो पता चल जाए।
मॉनसून मैप इन इंडिया। तो मॉनसून कब कब आ रहा है इसको जरा देखो तो पता चल जाए। ये देखिए, तो सबसे पहले ये सदर्न टिप में आ गया और ये दिखाया गया 1 जून को ये कहां पहुंच गया, 1 जून को ये केरला के पास पहुंच गया, इतनी जगह पर। ठीक है, और फिर ये आगे कैसे बढ़ेगा, यहां से। तो 1 जून में क्या हुआ, ये देखिए, दैट इज केरला से यहां से पहुंच गया। सो मॉनसून ऑन 1 जून इट अराइव। सो देखो ये कहां से जा रहा है, देखिए दैट इट, जो नीलगिरी पास है, नीलगिरी की पहाड़ियां है ना, इनके बीच में बहुत बड़ा पास है, तो 20 किलोमीटर के पास मानसून पैच इन कर गया। पहाड़ियों के बीच गैप है, ठीक है। ये ऐसे नीलगिरी के माउंटेन्स हैं और इन माउंटेन्स के बीच में एक पैच है, तो इस पैच से बादल एंटर निकल जाते हैं। इसको कहते हैं नीलगिरी पैच, नीलगिरी पास। क्या कहेंगे, नीलगिरी पास। और ये माउंटेन रेंज है, नीलगिरी रेंज। सो द साउथ वेस्टर्न मानसून, इस मानसून को हम क्या कह रहे हैं बताइए, दक्षिण पश्चिम मानसून, इसको कहेंगे साउथ वेस्टर्न मानसून, साउथ वेस्टर्न मानसून। ठीक है, अराइव्स एट southern tip of India, arrives at southern tip of ये क्या है, इससे बोलो सीधे इधर उधर देखते रहते हो, लेकिन लिखना तो है नहीं। कहाँ से शुरू किया आज पढ़ने वाले बच्चों को डिस्टर्ब मत किया करो, तो अपना अलग बैठा करो, वो खराब हो रहा है। साउथ वेस्टर्न मानसून अराइव्स एट सदर्न टिप। सदर्न टिप कब पहुंचता है, ऑन 1 जून। 1 जून पे पहुंचता है। ये देखो मैप में देख रहे हो, 1 जून पे पहुंच गया, ठीक है। और वहां शावर करने के बाद इट शावर्स कहाँ करेगा बताओ, इन केरला तमिलनाडु। कहाँ का करेगा, केरला तमिलनाडु पुदुचेरी तक कर देगा। सही है, साउथ का। सो इट, बुक में भी खोल सकते हो, बुक में मैप बना रहे, इट शावर्स इन केरला तमिलनाडु एंड पुदुचेरी। फिर इसके बाद ये अब आगे कहा जा रहा है, नाउ नेक्स्ट 1 के बाद थ्रू नीलगिरी पास इट एंटर्स इनसाइड इंडिया। या तो नीलगिरी पास से भी इंटर कर सकता है, नहीं तो मानसून इधर की टिप से भी वही आता। अब वो कहाँ पहुंच जाएगा बताओ, 1 जून। तो 1 जून में तुम्हारी बुक में और कहाँ बारिश दिखाई, जरा बताओ। जो 1 जून का नीचे से आ रहा है वो दैट इज, आप ये देख लीजिए कि अगर ये तो तुम ये इसको निकाल लो, ये तो पश्चिम ये दैट इज बांग्लादेश है। तो यहाँ पर और बाकी के जो हैं उनको देखिए कौन कौन से हमारे रीजन्स हैं। तो दैट इज मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड,
ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो ये असम, त्रिपुरा, मेघालय, एटीएम, आना मम्मी, ठीक है। सो एटीएम, आना मम्मी। तो असम, त्रिपुरा। तो जो फर्स्ट का है तुम्हारी बुक में यहाँ तक बारिश, तो इससे याद कर लो। और यहाँ चलते एटीएम, आना मम्मी, ठीक। तो अब कहाँ कहाँ पर होगा? असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ओके, चल। तो देख लो, एक मानसून वहां भी गया है 1 जून का, जरा आपने उस पर नजर डाली, वो कहां पर है? दैट इज यहाँ पर 1 जून का। देखो कहां कहां पे गया है। त्रिपुरा को भी इसने कवर कर लिया, मणिपुर एंड मिजोरम। त्रिपुरा, मेघालय को भी कर लिया। इट आल्सो शावर्स, बात ना करें। इट आल्सो शावर्स एट, 4 जगह देखो रोहित, कहाँ कहाँ पे? वो 1 जून का, क्योंकि वो नीचे से चल के आ गया, जो नीचे से आया वो तो सीधा वहीं पहुंचेगा। तो 4 जगह कौन कौन सी हैं? त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। त्रिपुरा, सर ये मिजोरम तो नहीं शो कर रहा है इसमें। देख लो 1 के पहले पहले ही है, यहाँ तक है समझिए, इतना कवर है। बल्कि वहां पर और 2 दिन पहले मान 1 जून तक वहां पहुंचा है। तो मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। फर्स्ट के बाद अब कहां पर आएगा? सबसे ज्यादा जो तुम्हारा 8th, 9th, 10th की हिस्ट्री है, ये सबसे ज्यादा आईएएस में पूछी जाती है और सबसे ज्यादा लोग इसी पे मार्क खाते हैं। आप देख लेना, जितनी भी चीजें सब बेसिक बिल्कुल पूछा जाता है। अगर किसी को बहुत ऊंचे पदाधिकारी पर पहुंचना है और डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बनना, ये सब बहुत अच्छे से समझना हो, क्या चीजें होती हैं, कैसे क्या होता है, हर चीज प्रॉपर जाननी चाहिए। समझ में आ गई बात? अब आगे बढ़ो। 5 जून तक ही कहाँ पहुंच गया? जरा ये भी देखो, 5 जून का मैच। 5 जून पर ये अब और आगे बढ़ गया। 5 जून का मैप देखिए, ये कर्नाटक पहुंच गया है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना पहुंच गया, महाराष्ट्र पहुंच गया। महाराष्ट्र भी है। महाराष्ट्र कहाँ है? महाराष्ट्र नहीं पहुंचा, महाराष्ट्र ऊपर है, क्योंकि ये गोवा है। ये 5 जून वाली लाइन है, अभी नहीं पहुंचा है। 5 जून तक पहुंचा है नहीं। अच्छा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में तो 1 जून से बारिश होने लगती है, लेकिन वो इधर नहीं आने पाती। 1 जून से खूब झमाझम बारिश होती है मुंबई में, बोरीवली, अंधेरी, कांदीवली, मलाड, सब जगह। लेकिन वो मालाबार हिल को क्रॉस कर पाती है क्या? तो इसलिए एक ही जगह सिर्फ वो मालाबार हिल के इधर, तो उसे भारत की नहीं मानेंगे ना, 1-2 शहरों से क्या होता नहीं। चलिए, तो बताइए 5 जून में अभी देखो महाराष्ट्र में नहीं हुआ, ये गोवा है। गोवा के बाद महाराष्ट्र शुरू होता। अभी ये कहाँ कहाँ पे पहुंचा है? So up to 5th June, it reaches up to 5th June. स्वास्तिका, कोई 5 राज्यों का नाम बताओ जहां ये पहुंच जाता हो। कर्नाटका, तेलंगाना, बोलो। छत्तीसगढ़, तेलंगाना के बाद तीसरा क्या बोला? आंध्र प्रदेश बोला क्या? नहीं, आंध्र प्रदेश बोलो। 5 जून तक, क्योंकि फर्स्ट तक यहाँ पहुंचा। फर्स्ट के आगे के सब कवर करो, आंध्र प्रदेश भी कवर करो, उड़ीसा भी कवर करो। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा भी होगा। छत्तीसगढ़ पहुंच गया क्या? चेक करो। देखिए छत्तीसगढ़ के भी कुछ जगहों पे सही बता रही हो, तो उड़ीसा में भी पहुंच गया है। ठीक है, ग्रीन लाइन नहीं देखना है, ग्रीन लाइन वापस आने वाली मानसून की है, वो रिट्रीटिंग है, वो 15 सितंबर से लौटने लगेगा, वो भी लौटने का अलग से दिखाएंगे। अभी तुम रेड लाइन देखो, तेलंगाना पहुंच गया, उड़ीसा पहुंच गया, छत्तीसगढ़ भी सही बता रही है। उधर कहाँ पहुंचा? छत्तीसगढ़। वेस्ट बंगाल भी पहुंच गया क्या? और वेस्ट बंगाल के साथ साथ और कहाँ पहुंच गया बताइए? झारखंड, वेस्ट बंगाल पहुंच गया, फिर झारखंड भी पहुंच गया है। दैट इज वेस्ट बंगाल। और देखो ये 5 तक में असम भी पहुंच गया है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड।
असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। बिहार पहुंचा है क्या? चलिए, अब 5 के बाद अगली लाइन कब की है बताइए? सिक्किम में पहुंच सिक्किम नहीं पहुंचा है, 5 के बाद सिक्किम पहुंचे। अभी 5 तक नहीं पहुंचा है ना, ये पहुंच गया किस जगह? थोड़ा पहुंच गया ना, ठीक है। अब देखो 10 जून को क्या होगा? 10 जून का मानसून देखिए, क्या वो महाराष्ट्र पूरा कवर कर लिया है? बताइए। ये देखो 10 जून वाला मानसून। सो ऑन 10th जून को चेक करो, बुक में भी वही है। सो इट शावर्स ऑलमोस्ट ऑल द महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। समझ में आ गई बात? मध्य प्रदेश पहुंच गया और अब सिक्किम को भी कर देगा। सो ऑन 10th जून it reaches महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद और कहां चला गया? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट इज छत्तीसगढ़ के बाद और भी कहीं गया है? सिक्किम चला गया, बिहार में भी चला गया, झारखंड। एंड सिक्किम। अब 15 जून को क्या ये दिल्ली पहुंच जाएगा? चेक करो, 15 जून को ये गुजरात, मध्य प्रदेश है। 15 जून वाली लाइन देखो, 15 जून में अब गुजरात से शुरू हो गया। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया। ऑन 15th जून इट रीचेस गुजरात। गुजरात हो गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पहुंच गया, ठीक है। आदमी को सेल्फिश होना चाहिए। जो अपने लिए ही काम नहीं कर पाता वो सबसे ज्यादा नकारा है। एक आदमी दूसरे का परोपकार कर रहा है, ये अपने लिए ही नहीं लिख पा रहा। जो शुरू में आराम करता है वो जिंदगी भर स्ट्रगल करेगा। इतना भी सेल्फिश, इतना भी स्वार्थ नहीं है इसके अंदर कि खुद के लिए कुछ कर सके। उतनी लापरवाही बैठा ही है, जबकि ये भी नहीं कि कोई घर की कुताई कर रहा हो, बर्तन मांज रहा हो, बैठे बैठे भी अपने लिए नहीं कर पा रहा। घर वालों से लोग प्रेरणा लेते हैं कि कितना ऊंचे उठ गए। सोच ऊंची हो, मजदूर की तरह सोच होगी, कर्मचारी की तरह होगी, तो कहां कोई उठेगा। अब अगला देखो, दैट इज जितनी स्पेलिंग लिखता है आधे से ज्यादा हर लाइन में 3 स्पेलिंग गलत, क्योंकि लिख ही नहीं रहा है वो। स्पेलिंग कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर पा रहा। कैप्टन की लिखा लो वो तक गलत लिख रहा, हर स्पेलिंग गलत है। कुछ भी टिश्यू की लिखा लो वो भी गलत, लिखे ही नहीं रहा है, तो कहां से लिखेगा। अगला देखिए, तो 15 जून तक ये कहां पहुंच गया? अभी क्या ये दिल्ली में पहुंचा? ये दिल्ली है, ऊपर क्या दिल्ली। तो 1 जुलाई को देखो, 1 जुलाई को इसने बहुत चीजें कवर कर ली हैं। राजस्थान, हरियाणा, ये 1 जुलाई वाला देखो मानसून। 1 जुलाई को राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, ये सब लिखो। ऑन 1 जुलाई इट रीचेस राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, न्यू दिल्ली, और देख लो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तक पहुंच गया। और कब ये भारत को छोड़ देगा? हिमाचल प्रदेश, यानी इंडिया में ऑलमोस्ट अगर मैं कहूं तो 15 जुलाई को देखो ये भारत छोड़ भी जा रहा है। 15 जुलाई का मैप देखो। सो 15 जुलाई को क्या हो रहा है? इट लीव्स इंडिया, और कहां पहुंच जाएगा? पाकिस्तान। सो ऑन 15th जुलाई
it leaves India and reaches to पाकिस्तान। अब जब पाकिस्तान पहुंच गया, पाकिस्तान में क्या करेगा, पाकिस्तान से आगे बढ़ेगा। यहाँ पर भी माउंटेनियस रेंज, ऐसा नहीं कि यहीं तक है, ये माउंटेनियस रेंज आगे यहाँ तक है, दैट इज अफगानिस्तान तक गए हैं। और उस माउंटेनियस रेंज को क्या कहते हैं, हिंदू कुश। हिंदू कुश। वैसे तो दो चीजें हैं, एक जो लाहौर है और एक हिंदू कुश। लाहौर का नाम पड़ा है लव के नाम पर, क्योंकि जो राम के दो पुत्र थे लव और कुश, और हिंदू कुश का नाम पड़ा है कुश के नाम। तो ये, लेकिन अभी तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, तो यहाँ ये पहुंच जाएगा। 15 को छोड़ रहा है। अब तुम ग्रीन लाइन देखो, बताओ वहां पर ये जो मानसून यहाँ से नीलगिरी से आया वो अब इधर भी चलेगा, सब जगह जाएगा इंडिया में। और यहाँ 15 जुलाई को देखो छोड़ दिया इसने इंडिया। अब 15 जुलाई छोड़ने के बाद कहाँ पहुंच गया बताइए, जो मानसून यहाँ से आया वो यहाँ अल्टीमेटली भारत से कब विदा ले रहा है, 15 जुलाई। उसके बाद ये पाकिस्तान जाएगा और यहाँ पामीर प्लेट्यू है, पामीर का पठार, उससे टकरा के लौटेगा। ऐसा करके जब भारत फिर लौटेगा 2 महीने ले लेगा। कितना महीने ले लेगा, ठीक है। अभी ये एडवांसिंग मानसून कहा जा रहा है, ये आता हुआ मानसून है। जब वापस जाएगा तो कहेंगे लौटता हुआ मानसून, क्योंकि जब लौट जाएगा फिर 1 साल बाद आएगा। समझ में आई बात, दैट इज रिट्रीटिंग मानसून। सही है, चलो। रीचेस टू पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के बाद जरा आपका अगले मैप में ये दिखा होगा ग्रीन लाइन। तो इंडिया में री इंटर कब करा, जरा ध्यान दें, कब इंटर किया बताओ, 15 जुलाई को गया, वापस ज्यादा समय नहीं लगाया, यानी 1 सितंबर को आ गया, ठीक है। फिर भी अगर हम देखेंगे तो हमने क्या देखा था, वापस वाला मानसून ज्यादा समय इंडिया में नहीं ले रहा है, 1 महीने में निकल जा रहा है, ठीक है। तो अब दैट इज रिट्रीटिंग मानसून का अलग से मैप देख लें। ये तो कब तक बता रहे हैं, 15 अक्टूबर तक दिखा। चलो बुक में इसको कंफर्म कर लें। तुम्हारे बुक में क्या दिया है, 1 दिसंबर तक है। तो 1 दिसंबर ये कंफर्म करा, यही हमारा मैप है। चलो इसी पे करेंगे नाउ। सो इट रीचेस टू पाकिस्तान एंड फिर ये कहां तक जाएगा, there it collides with, किससे कोलाइड्स करेगा, with पामीर प्लेट्यू, पामीर का पठार, पामीर प्लेट्यू, ठीक है, एट एंड ऑफ हिंदू कुश रेंज। हिंदू कुश, हिंदू कुश रेंज जो है हिमालयास की एक रेंज है। एंड टर्न्स बैक, रिवर्सल टेक्स प्लेस, ये रिवर्स हो जाएगा, रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन। अच्छा 15 जुलाई को ये गया था और 1 सितंबर को फिर वापस आ गया। तुम्हारी बुक में मैप में 1 सितंबर पे वापसी दिखाई है क्या, तो यही चीज है। इसको कहेंगे एडवांसिंग मानसून। ये सारा क्या था, इसको लिख लीजिए आप कहीं पर, दिस इज एडवांसिंग मानसून। और अब है इट इज कॉल्ड रिट्रीटिंग मानसून, यानी लौटता हुआ मानसून। चलिए, सो इट एंटर्स, इससे ज्यादा हमें फायदा नहीं है। इट एंटर्स इन इंडिया, इससे कोई बारिश नहीं होती है, ऑन बस छाया मिल जाएगी, ऑन 1 सितंबर। लेकिन ये कैसा होगा, इट इज नॉट वाटर लेडन एंड इट डज नॉट शावर। सितंबर के बाद तो कोई बारिश होती है, कुछ भी नहीं होती है। सो इट इज नॉट अ शावरिंग मानसून।
हाउएवर इसका नाम मैंने क्या बताया था, इसको लिखो दक्षिण पश्चिम मानसून, दैट इज साउथ वेस्ट मानसून। जो जाता हुआ मानसून उसको क्या कहा जाएगा, साउथ वेस्ट मानसून। देख लो साउथ वेस्ट है। अच्छा यहाँ अब अगर हिमालय से टकरा जाए, ये देखो, और इससे टकराने के बाद अब ये जो लौटेगा तो उसका नाम क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। तो क्यों, क्योंकि इधर की ओर ईस्ट है और ऊपर की ओर क्या है, नॉर्थ। नॉर्थ। तो इसलिए क्योंकि वो साउथ वेस्ट से आया तो साउथ वेस्ट बोला, जो इधर से आए तो क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट। देख लीजिए। तो दो अलग अलग चीज है। एक हमारे इंडिया का अगर आप मैप ऐसे करें तो दो तरफ से मानसून आ रहा है। एक इधर से आया तो मैंने उसको क्या कह दिया, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम। इसको कहते हैं एडवांसिंग मानसून, आता हुआ मानसून। और जो इससे टकरा के आया उसको क्या कहा, रिपीटिंग। नॉर्थ। ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है तो इसको कहेंगे नॉर्थ ईस्ट मानसून, या इसको ये भी कहेंगे रिट्रीटिंग। दोनों ही रिट्रीटिंग मानसून है। जो उधर से आया वो भी रिट्रीटिंग है, लेकिन जो उधर से आ रहा है उसकी कोई डायरेक्शन देने से हमें मतलब नहीं, क्योंकि वो कुछ करेगा नहीं, बस सफेद सफेद निकल जाएगा। तो हम उसका नाम नहीं दे रहे हैं, वरना उसे नॉर्थ वेस्ट भी कहा जा सकता था। क्या कहा जा सकता था, नॉर्थ वेस्ट मानसून। तो वो हमें कोई भी फायदेमंद नहीं। फायदेमंद कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट वाला। ये तो नॉर्थ वेस्ट हो गया ना। नॉर्थ वेस्ट जो आया है वो हिंदू कुश से आया है, लेकिन क्या वो तुम्हारे किसी मतलब का है। अच्छा ये जो आ रहा है इससे बहुत तरीके से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, लेकिन जो यहाँ से आके यहाँ आ जाए तो वो इतनी बारिश करेगा, ठीक है, कि बहुत सारे पेड़ गिर जाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब इस चीज को लिखिए। नाउ इट इज नॉट ए शावरिंग मानसून। ऑन अदर हैंड, अब दूसरा देखो, तो दूसरी तरफ अब हम देखेंगे इसका क्या नाम दिया जाए, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पामीर प्लेट्यू से जो आ रहा है इसको कहेंगे रिट्रीटिंग मानसून। ये रिट्रीटिंग मानसून है। ऑन अदर हैंड, ठीक है, अब पैच ऑफ मानसून, पूरा मानसून नहीं, पैच ऑफ मानसून किसको हिट करता है, इट्स हिमालयन रेंज। कहां पर हिट करता है, ब्रह्मपुत्र रीजन। हिमालयन रेंज को करेगा ना, एक हिंदू कोश में कर रहा है और एक क्या करता है, हिमालयन रेंज इन ईस्टर्न रीजन। और फिर क्या होगा, एंड टर्न्स बैक, ये लौट आएगा, टर्न्स बैक हो गया। और लौटने के बाद क्या होगा, इट पासेस थ्रू बे ऑफ बंगाल। ये किससे पास हुआ बताइए, बंगाल की खाड़ी से, बे ऑफ बंगाल। इट पासेस थ्रू बे ऑफ बंगाल and fills it with water, recharges it with water। भर गया पानी, फिर भर गया, and recharges it with water when it enters। देखो तो जरा ये मानसून कब इंटर किया, यहाँ पर ग्रीन कलर का कोई मानसून यहाँ दिख रहा है आपके में, बुक में कुछ दिख रहा है। 15 अक्टूबर का तो ये दिखाया गया है, ये 15 अक्टूबर है। और दिसंबर में क्या रीजन, क्या दिखाया गया, 1 दिसंबर। 15 अक्टूबर वाली लाइन तो मैच करिए आपकी, 15 अक्टूबर वाली देखिए आप, कौन सी लौटी देखिए आप, यही है 15 अक्टूबर। ये 1 दिसंबर में कहाँ पहुंच गया बताओ, दैट इज तमिलनाडु। सिर्फ तमिलनाडु में बारिश होगी। वो मानसून का पैच है। जरा फिर से देखो, कहने का मतलब है कि रिट्रीटिंग मानसून का मैं तुमको अलग मैप दिखाऊं तो कुछ बात बने, पूरा मैप।
रिट्रीटिंग मानसून मैप इन इंडिया। ये देखो कि जो ये वाला देखो, यहां पर क्या दिख रहा है? ये देखिए, तो कई तरीके का यहां दिखाया जा रहा है। एक तो वहां से आ गया, ठीक है, दैट इज ये देखिए, तो यहां पर ऐसे देखो, तो ये जो इधर से आ रहा है ये कुछ नहीं कर रहा, ये कहीं ना कहीं से निकल जा रहा है, नीलगिरी पास इसका कुछ नहीं है। लेकिन एक पैच जो है यहां टकराया, और टकराने के बाद क्या हुआ, ये वापस आ जाएगा, और जो वापस आएगा वो कहाँ इंटर कर रहा है, दैट इज तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में बारिश सही है। नाउ इट रिचार्जेज इट, ये रिचार्ज कर लेगा एंड री एंटर्स इन इंडिया या एंटर्स इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में कब इंटर करेगा, ऑन 1 दिसंबर। और फिर क्या करेगा, ठीक है, तो जो रिट्रीटिंग मानसून होगा उसको विड्रॉल ऑफ मानसून भी कहते हैं, ठीक है। एंड रेन्स हैविली देयर, अब जरा देखो, ये जो हमने आता हुआ मानसून देखा वो कब आया, और इसने क्या कोई बारिश की, वापस कब आया बोलो, 1 सितंबर। फिर अगर मैं ऐसे बहुत सारी बेल्ट बना लूं तो इस तरीके से मानसून की बेल्ट बनाऊं, तो यहाँ तो ये 1 दिसंबर को आया, और सितंबर के बाद ये जो पूरी बेल्ट है इसमें हल्का बादल ही है लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी होगी, उस चीज को कहते हैं अक्टूबर हीट, दैट इज रिट्रीटिंग मानसून, या इसको कहते हैं कि जो लौटता हुआ मानसून है, ठीक है। विड्रॉल ऑफ मानसून क्या है, during withdrawal of monsoon it does not rain anywhere other than Tamil Nadu, and during at that time in India there is much heat, and that heat is referred as October heat। उसे क्या कहेंगे, अक्टूबर हीट। लिखो, during withdrawal of monsoon, लौटते हुए मानसून में क्या होता होगा आशना, withdrawal of monsoon, ठीक है, इट डज नॉट रेन इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, एंड और उस समय क्या होगा, देयर इज नो रेन इन इंडिया, एंड और उसके बाद क्या होगा, इट विथड्रॉज कंप्लीटली, withdraws completely on 15th October from northern part of India। ध्यान दीजिएगा, ये मैं कह रहा हूँ 1 दिसंबर, और इसे क्या कह रहा हूँ 15th अक्टूबर, और ये फिर उसके बाद 30th अक्टूबर। 15 आता हुआ मानसून जो है ना, इसकी स्पीड बहुत कम होती है, धीरे धीरे चलता है। पहले तो लो प्रेशर जोन था तो खटाखट आ गया, अब तो सारी चीज हवा भर गई है तो इसके चलने की वो स्पीड नहीं रही। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ 15 अक्टूबर तक ये क्या नॉर्थ इंडिया को बाय बाय कर चुका है, तो नॉर्थ इंडिया में गर्मी पड़ेगी क्या बहुत ज़्यादा, और उस गर्मी को आप क्या कहोगे, नॉर्थ इंडिया के लिए अक्टूबर ही है, सही है। सो फ्रॉम नॉर्थ इंडिया से कंप्लीटली विथड्रॉ हो गया, एंड देयर इज hot climate, there is hot climate there, it is called October heat।
ये तो मैंने मानसून की बात बता दी आपको, और भारत से कब निकल जाता है। सो इट बाई अर्ली दिसंबर इट विथड्रॉज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री, और फिर सदर्न हाफ ऑफ पेनिनसुला के बाद ये 1 दिसंबर को कब निकल गया भारत से, बस 1 दिसंबर के बाद ये तो हम ये कह सकते हैं 1st वीक ऑफ दिसंबर इट, ठीक है, इंडिया से बाहर चला गया। एक ही हफ्ते तमिलनाडु में बस सका। आफ्टर 1st वीक ऑफ दिसंबर, 1st वीक ऑफ दिसंबर इट लीव्स इंडिया। अगर मैं बात करूं तो पूरा मानसून का सीजन 1 जून से है, और ये 1 दिसंबर तक की अगर मान लो तो क्या होगा, ये 7 दिसंबर तक मानो। जून के 30 महीने 30 दिन, और जुलाई में भी कितने 30 डेज मान लीजिए, जून जुलाई अगस्त 30 डेज, और सितंबर। इंडिया में थोड़े समय तो नहीं रहा, तो इन्होंने कहा 100 दिन रहेगा, बीच में जो उधर जा रहा है उसको वो नहीं मान रहे। 1 से लेकर 15 जुलाई तक वो माना है, और यहाँ का कुछ दिन मानना है, तो ये 100 से 120 दिन, 1 से 15 टोटल अगर और हम देखेंगे अफगानिस्तान पाकिस्तान का छोड़ के तो 120 दिन हो जाएगा, यानी 4 महीने इंडिया में रहा, ये बात। अब आगे देखो कि इंडिया हैज 4 वेदर्स। कौन कौन से वेदर में, ये तो मानसून की बात की गई, लेकिन ये चैप्टर क्लाइमेट का है, तो इंडिया की क्लाइमेट बताई जानी चाहिए। सो इंडिया हैज, व्हाट आर द 4 डिफरेंट वेदर्स। कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, ये बताओ कि ये सिक्किम में कब पहुंचता होगा मानसून? 15 नहीं, एडवांसिंग मानसून 1 जून। 1 जून। ये दिल्ली कब पहुंचता? 15 जून। चेक करो, 15 जून दिल्ली पहुंच जाता है? नहीं सर, 1 जुलाई। 1 जुलाई पहुंचता है, क्योंकि दिल्ली तो यहाँ से पास ही है, कोई बात नहीं। ये इंडिया छोड़ता कब होगा? 1 और वापस कब आता हो? 1 को छोड़ता होगा, अच्छी बात है। छोड़ता कब होगा इंडिया, और वापस कब आता है? और इंडिया को कब छोड़ देता है? 1 दिसंबर को छोड़ देता है। जो हिमालय से टकरा के मानसून आता है उसका क्या नाम है, और जो मेडागास्कर से आता है उसका क्या नाम है? ट्रेड भी नहीं, वो तो ट्रेड रिट्रीटिंग मानसून, दोनों का डायरेक्शन के साथ चलना होता है, जो आने वाले का उसका। चलिए, कितनी बात हो गई। अब देखो 4 सीजन देखो। सो 4 सीजन्स ऑफ इंडिया कौन कौन से हैं? कोल्ड वेदर सीजन, विंटर, समर, रेनी सीजन एंड ट्रांजिशन सीजन, 4 तरीके। द कोल्ड सीजन, सर्दी गर्मी बारिश 3 ही तो है हमारे, लेकिन हम मानसून को ट्रेलिंग और एडवांसिंग करके करेंगे। तो इट बिगन्स फ्रॉम मिड नवंबर एंड टिल फरवरी। मिड नवंबर से शुरू हो जाएगा एंड स्टेज टिल फरवरी। उसमें 14 जनवरी की मकर संक्रांति है कि वहां पर तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सनरेज सीधी पड़ेंगे। चलिए, अब दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ्स इन नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सो दिसंबर एंड जनवरी, ध्यान दीजिएगा, इन्हीं दोनों की वजह से जनवरी आर कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। कहां पर? इन
नदर्न इंडिया, विच इज सुटेबल फॉर रबी क्रॉप के लिए सुटेबल है, विच इज सुटेबल फॉर व्हीट के लिए, सुटेबल फॉर रबी क्रॉप, ठीक है, दैट इज व्हीट। तो व्हीट पक जाएगी और कॉर्न भी पक जाएगा। पंजाब में मक्का उगा जाता है, मक्का उग जाएगा, तो वो लोग मक्के का आटा बना लेंगे और सरसों भी खूब उगती है, मक्के का आटा सरसों के साथ, और उसी को वो फेस्टिवल मनाते हैं। चलिए, तो कोल्ड सीजन हमने देख लिया। कोल्ड सीजन में क्या होता है कि नाइट्स आर कोल्ड एंड डेज आर वार्म, ऐसा रहता है। हॉट वेदर सीजन क्या होता है? द हॉट वेदर सीजन, इंडिया में ये मार्च से शुरू हो जाएगा। फरवरी में देख लो, ये पूरा साइकिल है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर। कहने का मतलब है नवंबर से फरवरी तक तो विंटर सीजन रहा। और विंटर में कौन सी फसल हुई? रबी क्रॉप। विंटर में रबी हुई, गेहूं की फसल हुई, ठीक है। अब मार्च से क्या सो, यहाँ इसके बाद एक थोड़ा सा ट्रांजिशन पीरियड है जिसको पतझड़ का मौसम कहते हैं। जगह जगह पत्ते ही दिखाई देते हैं, उसको ऑटम कहते हैं। क्या कहते हैं? दैट इज सर स्प्रिंग कहते हैं। यस, सॉरी, स्प्रिंग सीजन कहेंगे। क्या कहेंगे? स्प्रिंग सीजन कहेंगे, सही है। अच्छा, यहाँ मार्च से फिर क्या शुरू हो जाएगी? मार्च से जून तक अब कौन सा सीजन हो गया? द हॉट वेदर कंडीशन, हॉट। इसमें क्या होगा? नॉर्थ इंडिया में ड्राई विंड चलेगी जिसको लू कहते हैं, और हर साल कम से कम 700 से 1000 लोग मर जाते हैं। लू, अगर रास्ते में निकल गए बिना पानी पिए तो मौत निश्चित। बिना पानी पिए निकल गए तो सब बचती नहीं। हवा पड़ रही है तो लोग पानी बहुत पीते हैं सर। हॉट वेदर कंडीशन देखिए कि इट बिगन्स फ्रॉम मार्च एंड स्टेज टिल मई। मई तक ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 1 जून से बारिश आ जाती है, तो कुछ प्री मानसून पैचेस भी वहां भी पहुंच जाते हैं। अगर बादल का 1 जून डाला तो 2-4 पहले पहुंच जाएंगे, तो थोड़ी थोड़ी छाया हो जाती है। लेकिन नॉर्थ इंडिया को तो फिर भी जून के मिड तक गर्मी बहुत है। चलो लिखो, इट begins from March and stays till May. It begins from March and stays till May. May तक ये रहेगा, ठीक है। इस समय के मौसम में कुछ नहीं उगाया जाता। इस समय खरीफ होती है। खरीफ का क्या? जायद होती। क्या होती है? जायद का क्या मतलब होता है? सब्जियां, वेजिटेबल्स उगा लें तो उगा लें, कोई फसल नहीं पक पाएंगे, ठीक है। दिस इज पीरियड ऑफ जायद क्रॉप, दैट इज वेजिटेबल। लू प्रिवेल्स। लू कहाँ रहेगी? इन नॉर्थ इंडिया। जो इतनी तेज हवा चलती अंदर, वो बॉडी का इवोपरेशन पूरा पानी खींच ले जाती है। दैट इज लू प्रिवेल्स। उस समय लू चलती रहेगी। प्रिवेल्स, लू प्रिवेल्स इन नॉर्थ इंडिया। अगले 2 सीजन देखिए। Now, loo is a strong, gusty, hot, dry winds during day. Loo क्या है? Loo is strong, बहुत तेज हवा चलती है। Strong, dusty, dust भी रहेगा और hot भी रहेगा और dry wind रहेगा, ठीक है। Which is very dangerous, बहुत dangerous। Which is a
कल इसको कंप्लीट कर देंगे चैप्टर, आज इतना ही रखो। कल इसके क्वेश्चन आंसर सब करा देंगे।